हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 11th का है। ये पहला चैप्टर है, अध्याय 1 मनोविज्ञान क्या है। ठीक है। और काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर प्लीज़ क्लास 11th के लिए एक बार फिर से मनोविज्ञान चैप्टर 1 समझा करके अच्छे से इस पर नोट्स भी बनवा दीजिए और इसको अच्छे से समझा दीजिए। तो अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने बच्चों के लिए जो है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11th के लिए एक बार मैं पुनः फिर से वीडियो अपलोड करूं और मैं अपने प्यारे बच्चों को समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मनोविज्ञान है क्या। ठीक है। मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप एवं उसकी भूमिका को जान सकेंगे। ठीक है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में यही तो एक खूबी है कि सारा सब कुछ आपको बिल्कुल निर्देशों पर आपको चलना होता है और सब कुछ आपको प्राप्त होता जाता है, आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ देखिए, आपने अभी अध्याय पढ़ना शुरू नहीं किया और आपको यहाँ सब कुछ बता दिया गया कि मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। ठीक है। अभी से जिज्ञासा मन में जग गई कि अरे ऐसा होगा क्या, पढ़ने के बाद क्या होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी की। ठीक है। देखिए, इस विद्या शाखा के विकास का वर्णन कर सकेंगे, मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों, अन्य विद्या शाखाओं तथा व्यवसायों में उसके संबंध को जान सकेंगे तथा दैनंदिनी जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने में मनोविज्ञान के महत्व को जान। कुल मिला के ये है कि मनोविज्ञान के महत्व को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। परिचय में क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसको देखेंगे। और भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान की शाखाएं, ठीक है, अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देर के हुए आइए। और एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पर परिचय ज़रूर दे दिया जाता है। ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिचय दिया गया है, ध्यान से देखिए। संभवतः आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़ करके आपने मनोविज्ञान क्यों लिया, आप क्या सीखने की आशा करते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछे जाएँ तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। ये क्या है, मनोविज्ञान सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, जो आपका ये मनोविज्ञान है, ये मूल रूप से माना जाए तो ये मन और मानसिक क्रियाओं का, ठीक है, मूल रूप से इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये जो है कि माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ का विज्ञान है। ठीक है ना, समझ रहे हैं हमारी बात को ना। मनोविज्ञान को देखा जाए तो सामान्यतः यह मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है। लेकिन हम लोग इसको किस रूप में देखते हैं। ठीक है। इसको हम अनुशासन, डिसिप्लिन के रूप में भी देखते हैं। ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारिक के कारक, प्रेरक, नियंत्रक तत्वों के रूप में देखते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या होते हैं, जैसे एक तरह से मान लिया जाए तो जो आपके पशु पक्षी हैं, ठीक है, तो जो आपके जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो आपसे बिल्कुल भिन्न है। ठीक है। वो इंसानों से या वो व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, क्यों भिन्न है भाई। ठीक है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। समाज में उसको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से वस्त्र धारण करना है, किस प्रकार से भोजन करना है, ठीक है, कहाँ उसको बैठना है, सारी जानकारी है। किस प्रकार से साफ़ सफाई रखना है, क्या ये सारी चीज़ें जानवरों में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है ना, ये एक चीज़ जो मनुष्य के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें पशु से मनुष्य को बिल्कुल अलग कर देती हैं। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और आगे हम लोग सीधे चलते हैं मनोविज्ञान क्या है और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था वो मेरे चैनल की शुरुआत थी और वहाँ पर जो है कि काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का जब व्यक्ति को अनुभव नहीं रहता है ना, उस समय क्या था कि बहुत जल्दी जल्दी मैंने चैप्टर्स को ख़त्म करना चाहा और बहुत तेज़ी से
मैंने जल्दी जल्दी चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया और वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है। ये उसमें भी कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 30 मिनट 40 मिनट में जो मैं आपको बता पाऊँगा वहीं बताऊँगा। फिर नेक्स्ट डे भी हम उसी चैप्टर को लेंगे जहाँ से हमने छोड़ रखा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। तो ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है, ठीक है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना बहुत कठिन है, ठीक है। प्रथम, यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी भाषा है, ठीक है, या विज्ञान को ले लीजिए, साइंस को ले लीजिए, ठीक है, या गणित को ले लीजिए, ठीक है, गणित को ले लीजिए, विज्ञान को ले लीजिए, कंप्यूटर को ले लीजिए, ठीक है। क्या हम इन सबको एक परिभाषा के रूप में बांध सकते हैं क्या? आप खुद सोचो। क्या आप कंप्यूटर को, जो आपने कंप्यूटर की एक परिभाषा यहाँ पर लिख दी, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर के माध्यम से हम मतलब कि लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम MS वर्ड में लिख सकते हैं, MS पेंट के माध्यम से पेंट कर सकते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें, क्या यही चीज़ें आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो है कि लेटेस्ट अपडेट वर्ज़न आ चुका है, ठीक है। तो हम ये नहीं, इस चीज़ को हम किसी भी विषय को, किसी भी विद्या शाखा को हम बांध नहीं सकते हैं किसी भी एक परिभाषा के रूप में कि हाँ हमने ये परिभाषा आज लिख दी तो यही परिभाषा जीवन भर रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि उसका सर्वदा हमेशा विकास होता रहता है, ठीक है। आगे चलिए। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थियों को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान ग्रीक शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि दो ग्रीक शब्द थे, साइकी और लोगस। साइकी अर्थात आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना हुआ, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दो शब्द थे। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो साइकी है और प्लस लोगस, ठीक है ना। साइकी लोगस, साइकी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा, और लोगस का अर्थ हो गया यहाँ पर विज्ञान से, ठीक है। लोगस का अर्थ हो गया क्या? विज्ञान से। तो क्या हो गया? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए ये जो शब्द साइकोलॉजी के जब आप शब्द के अर्थ को बताएंगे या परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ पर इन शब्दों को आपको लिखना अत्यंत ही आवश्यक होगा, तभी एग्जामिनर समझेगा कि आप साइकोलॉजी के बारे में कुछ जान रहे हो, कुछ समझ रहे हो, ठीक है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। साइकी क्या था? साइकी का अर्थ लिया गया था किससे? आत्मा से, ठीक है, और लोगस का अर्थ लिया गया था विज्ञान या कोई विद्या शाखा से, ठीक है। तो उस समय ये क्या इसको बोला गया? आत्मा का विज्ञान। ये क्या है? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का विज्ञान था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है, ठीक है, तथा यह अपने में एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं को विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला है, जैसे व्यक्ति यानी दो व्यक्ति समूह संगठन। इसमें कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक और सामाजिक आधार भी होते हैं, ठीक है, इसलिए स्वभावतः इसके अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन पॉइंट है ना, मैं उस पर बिल्कुल आपको रोक करके मैं बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो उस टाइप का नहीं है जो आप समझ रहे हो कि इसमें बिल्कुल भागता हुआ बिल्कुल चैप्टर को ख़त्म करना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे बच्चों के दिमाग में ये डालना है कि अगर आप मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका फ्यूचर में आपके लिए क्या उपयोग हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा बच्चों, इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है, ठीक है। स्वभावतः अध्ययन की अलग अलग विधियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसकी मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के विषय में बात करने वाले हैं। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है हमारा आज से चेतना अथवा मानसिक
प्रक्रियाओं से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ही ये मानसिक क्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार से तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना। यहीं पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का अध्ययन भी करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षता न तो दूसरों के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और न ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। ठीक है, यहाँ पर व्यवहार के बारे में थोड़ा लिखा गया, ये देख लेते हैं। बिहेवियर हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं। ठीक है, हमारी क्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं। जब कुछ आपकी तरफ से आता है, पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा कोई भी चीज़ जो आप सोचती हो कि आज हमको ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसका एक प्रतिबिंब आपके सामने बन करके आ जाता है। ठीक है, ये है आपका व्यवहार, मन का व्यवहार। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में। हम लोग इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह समझने के लिए प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है, विभिन्न मानसिक क्रियाओं, विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, मन कैसे कार्य करता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझ रहा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग विषय के रूप में मनोविज्ञान का किस प्रकार अध्ययन किया जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पूर्व में बताया गया कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती हैं। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक गोचरों, अध्ययन, वैज्ञानिक विधियों, अनुप्रयोगों के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ शाब्दिक पर बल देता है। जो एक संप्रत्यय की परिभाषा कैसे मापा जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेकार्ट से प्रभावित हुआ, बाद में भौतिकी में हुए विकास को मनोविज्ञान परिकल्पना निगमनात्मक रूप में अनुसरण किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा सब कुछ लास्ट में हम क्या निकलेगा निष्कर्ष कि मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे रंजीता एवं शबनम का उदाहरण दिया गया है। रंजीता एवं शबनम ने इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बढ़ी हैं। ठीक है, उनके स्वभाव, अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सामाजिक विज्ञान के रूप में बात की जा रही है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो मैं विज्ञान के बारे में, जैसे आप कहा जाता है ना कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आता है, मैं प्रश्न पहले आपसे पूछता हूँ, उसके बाद इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है वो बताऊँगा। प्रश्न आ गया, मनोविज्ञान विज्ञान है अथवा कला है। ठीक है, मनोविज्ञान विज्ञान है अथवा कला है। ठीक है, मनोविज्ञान कला अथवा विज्ञान के रूप में समझाइए। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर ये देखिए बताया गया है, यहाँ पर सिद्धांत उपलब्ध हैं तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिकवादियों के पास महाविस्फोट सिद्धांत है जो विश्व निर्माण, समष्टि निर्माण के होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत कुछ नहीं होते बल्कि कुछ कथन होते हैं जो ये बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान के अधिकांशतः अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपागम में भी बहुत प्रभावित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से विज्ञान के, देखिए सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि मनोविज्ञान किस प्रकार से विज्ञान के रूप में कार्य करता है। तो जो विज्ञान है उसके क्या होते हैं, कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं ना, नियम और सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर कोई भी प्रयोग किया जाता है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो उसी प्रकार से मनोविज्ञान के भी कुछ नियम और सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम प्रयोग करते हैं और छात्र के अंदर हो रही जितनी भी गतिविधियां हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, और उसको निष्कर्ष के माध्यम से बताते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, और उसको जानकारी देते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भाई कोई भी व्यक्ति है तो आप जानते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सबके साथ रहता है। तो हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है क्योंकि यह मानव का व्यवहार उससे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अध्ययन
करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। ठीक है, रंजीता और शबनम, यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रंजीता और शबनम एक ही कक्षा में थी। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थी और एक दूसरे से परिचित थी, फिर भी उनका जीवन काफ़ी भिन्न था। रंजीता किसान परिवार से थी। उसके दादी दादा माता पिता बड़े भाई खेतों में काम करते थे। वे गांव में अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। ठीक है, उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। उसके विपरीत शबनम उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे में कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शर्मीली थी, लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर के जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वो अपनी माँ और भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की माँ एवं दादी ने शबनम की माँ का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत निकट हो गए। रंजीता एवं शबनम भी एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र बन गई थी। रंजीता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति थे। जटिल सामाजिक सांस्कृतिक दिशाओं में दोनों भिन्न परिवारों से पली बढ़ी। आप उनके स्वभाव, अनुभव, मानसिक प्रक्रियाओं, उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहार अनुभव में अंतर भी है, जिसका पूर्वकथन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यह समझा जा सकता है क्यों और कैसे समुदायों में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं, त्याग करते हैं, जैसे रंजीता और शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसी समान स्थिति में भी समुदाय इतना आगे नहीं आते। वास्तव में कभी कभी उसका उल्टा ही सही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है मन एवं व्यवहार की समझ, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि किस प्रकार से मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मनोविज्ञान किस प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। ऊपर बताया गया था ना कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। मन को अछूता माना जाता है। कई दशकों से मनोविज्ञान में मन को अछूता माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहार परक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था और न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पूरा गमन हुआ तो उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक, पेनरोज जैसे भौतिकवाद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब भी है। ठीक है, मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक हैं जो सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है। यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि अभिभावक प्रतिरूपों में बदल दिए गए वे पाखंडी है। ऐसी घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भी भाग का क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। समझ रहे हैं बात को ना? यहाँ पर क्या वो सिद्ध किया जा रहा है, मन क्या है। ठीक है, क्या यह मस्तिष्क के समान है मन, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेखित किया है। सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। ठीक है, मन क्या है? मन जो है मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। ठीक है, मन जो है मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है, एक पृथक सत्ता है जो सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है व्यक्ति को। ठीक है, मनोविज्ञान विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध धारणाएं हैं और मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ उस चीज़ को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आधुनिक विद्याशाखा के रूप में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित होते हैं, इसका बहुत छोटा सा इसका इतिहास जो है बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों के संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर एक बार कहा जा रहा है कि जो मनोविज्ञान का उद्भव है, ठीक है,
जो मनोविज्ञान का उद्भव है वो हुआ है किससे? दर्शन शास्त्र से हुआ है, दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। हमने उल्लेख किया कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ, जब विलियम वुंड ने लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला में स्थापित हुआ। वुंड सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे, मन के अवयवों निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंड के समय मनोवैज्ञानिक अंतरिक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिकों में प्रयोग कहा गया कि मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। यहाँ पर देखिए एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, लिप्जिंग की प्रयोगशाला के कुछ समय बाद की थी। ठीक है, मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया था इन्होंने। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं ना, यहाँ पर गेस्टाल्टवादी, यहाँ 20वीं शताब्दी के पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई विचारधारा आई, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है, के रूप में वुंड ने संरचनावाद के विरुद्ध आई थी ये। ठीक है ना, इसके प्रत्यक्ष अनुभवों के संगठन महत्वपूर्ण माना गया। इसके अवयव पर ध्यान न देकर के गेस्टाल्टवादियों ने तर्क किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वो वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जब अनेक चमकते बल्बों के प्रकाश में हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों को की तेज गति वाली चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यवहारवाद की बात फिर की गई 1910 में। ठीक है, जॉन वॉटसन ने व्यवहारवाद की यहाँ पर बात की 1910 में। चेतना के विचार को मनोवैज्ञानिक केंद्रिक विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास धीरे धीरे हुआ। पहले मन का विज्ञान, ठीक है, सबसे पहले तो क्या आत्मा का विज्ञान बोला गया था ना, सबसे पहले क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान। धीरे धीरे उसके बाद आगे बढ़ता गया मन का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ देख रहे हैं गेस्टाल्टवादी बात होने लगी, फिर व्यवहारवाद आ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, स्किनर थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध द्वारा किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जिन्हें व्यवहारवादी कहते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया था। ठीक है ना, स्किनर ने व्यवहारवाद में अनेक प्रकार के परीक्षण भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, ये रोचक जानकारियाँ हैं, आपको जानने लायक हैं। ठीक है, और फ्रायड ने मनोविश्लेषण पद्धति में मानव स्वभाव को आनंद की प्राप्ति, फ्रायड थे ये क्या कर दिए, मानवतावादी परिदृश्य पे चर्चा किए थे। भारत में मनोविज्ञान का विकास, अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, स्व, मन, शरीर के संबंध में अनेक मानसिक प्रक्रिया जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। ठीक है, दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भारतवर्ष में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को नहीं प्रभावित कर सकती हैं। भारत में इसके विकास पर पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है। यद्यपि यहाँ विदेश में भी इसकी एक अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। ठीक है, ये भारतीय मनोविज्ञान की बात हो रही है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में, ध्यान दीजिएगा, 1915 में प्रारंभ हुआ था, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर
N सेनगुप्ता, जो उंड की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर जी बोस फ्रैड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, एक ऐसा क्षेत्र जिसने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया था। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रसिद्ध प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। ठीक है, धीरे धीरे कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में यहाँ पर देखिए प्रारंभ में मनोविज्ञान भारत में एक सशक्त विद्या शाखा के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान अध्यापन अनुसंधान अनुप्रयोग के अनेक केंद्र थे। मनोविज्ञान में उत्कृष्टता वैशिष्ट के 2 केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त है। करीब 70 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है ना, 70 विश्वविद्यालय में क्या चलाए जाते हैं? मनोविज्ञान की शाखाएँ। यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, ध्यान दीजिएगा। अर्जन, संग्रह, प्रहसन, सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती है उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रतिक्रियाओं की खोज करता है। ठीक है, प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णयन एवं भाषा है। ठीक है, ये क्या है? ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की प्रमुख क्या है, ये प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप। इनमें कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग जैविक मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क, अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोध व्यवस्था, आनुवंशिकी सहित ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों, मानव शास्त्रियों के साथ कार्य करते हैं। तंत्रिका मनोविज्ञान अनुसंधान के रूप में उभरा है। ठीक है, ये तंत्रिका मनोविज्ञान हो गया, पर्यावरणीय मनोविज्ञान हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान, ये सब क्या है? मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, अभी इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाएंगे और वो चित्र यहीं पर है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान का प्रयोग। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे ताकि आप पूरा देख सकें मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में, एक चित्र के माध्यम से समझ सकेंगे। पहले हम आधे चित्र को समझ लेते हैं, फिर आधे को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। मनोविज्ञान सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र, संगीत एवं ललित कला, यहाँ पर देखिए विधि, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कानून के भी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया, शिक्षा में, राजनीति विज्ञान में, अर्थशास्त्र में। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आयुर्विज्ञान या मनोरोग विज्ञान में भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत से डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं। ठीक है, और यहाँ पर जनसंचार में, वास्तुकला में, समाजशास्त्र में, इन सारी चीज़ों में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी ढेर सारी शाखाएं हैं। ठीक है, हर जगह आपको मनोविज्ञान का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नैदानिक मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशिष्टता रखते हैं। वे अनेक मानसिक व्यतिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबावों के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अथवा चिकित्सालय, मानसिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों के साथ कार्य भी करते हैं। ठीक है, उपबोधन मनोविज्ञान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस प्रकार से मनोविज्ञान संगीत एवं ललित कला में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये सारी चीज़ें। विद्यालय, अच्छा भाई, विद्यालय मनोविज्ञान ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, शैक्षिक व्यवस्था में कार्य करते हैं जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक है, वो शैक्षिक व्यवस्था में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका उनके प्रशिक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक मात्र मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं, जबकि कुछ अन्य परीक्षण के परिणामों की व्याख्या करते हैं तथा छात्रों की समस्याओं में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, कोई छात्र है जो किसी कक्षा में फेल हो गया, ठीक है, और इससे उसकी स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। ठीक है, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, डिप्रेशन में चला गया है, तो उसके लिए
विद्यालयों में, ठीक है, विद्यालयों में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, विद्यालय मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है। और एक तरह से इन लोगों का काउंसलर का पद होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, ठीक है। और ये हम एक तरह से कह लें तो मनोविज्ञान का हमारे जीवन में हर जगह, सामाजिक न्याय, महिला विकास, अंतर संबंध, समूह, कामगारों, व्यावसायिक संगठनों, हर जगह मनोविज्ञान का प्रयोग हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारांश हो गया और इसके बाद समीक्षात्मक प्रश्न है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। व्यवहार क्या है, प्रकट एवं अप्रकट व्यवहार का आप उदाहरण दीजिए। तो एक व्यवहार ऐसा जो आपने प्रकट कर दिया सबके सामने, और एक व्यवहार अप्रकट जो आपने प्रकट नहीं किया, ठीक है। व्यक्ति होता है ना कुछ चीज़ों को जो है कि सबके सामने, यदि गुस्सा है तो क्या हो गया, अगर किसी के प्रति बहुत किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो कुछ सामने बिल्कुल दिखा दिया अपना गुस्सा। कुछ लोग क्या होते हैं कि कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। आप वैज्ञानिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाओं में कैसे अलग करेंगे। मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त रूप का यहाँ पर वर्णन करना है। वे कौन सी समस्याएं होती हैं जिनके लिए मनोवैज्ञानिकों का अन्य विद्या शाखा के लोगों के साथ सहयोग लाभप्रद होता है। मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोग विज्ञानी में और परामर्शदाता एवं नैदानिक मनोविज्ञान में आपको क्या करना है, अंतर यहाँ पर बताना है, ठीक है। परियोजना के ऊपर आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका आ गया है मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। ये हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से ये विशेष निवेदन है कि प्लीज़ चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से, बहुत ही बिल्कुल स्थिर मन से आपको मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, किस प्रकार से मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। इसकी सारी विद्या शाखाओं में जो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये पढ़ाने के बाद आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अच्छा, आप खुद देखिए कि मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बहुत ही आसानी ढंग से, बहुत ही शांत मन से बताने का प्रयास किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट आए थे कि सर आपने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल जल्दी जल्दी कुछ भी समाप्त तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इस बुक के अलावा मैं आपको दूसरी बुक से भी बताने का प्रयास करूँगा। जैसे जब चैप्टर ख़त्म होगा, जैसे अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसके लास्ट में मैं कुछ परिभाषा आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आज हम लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा, ठीक है। इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको लाभ मिलेगा। आपने पढ़ा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम परिभाषा भी दे सकते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। ये किसने कहा था, कार्लसनिक ने कहा था। कार्लसनिक ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या कहा था उन्होंने कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान जो है, जो मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। ये किसने कहा, ये कहा कार्लसनिक ने, ठीक है। मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ की परिभाषा थी, आप लोग इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा थी, मनोविज्ञान जो है व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। तो ये सारी परिभाषाएं इस चीज़ को आपको सीखना होगा। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, इसको आप अपने नोट जो आपकी कॉपी होगी उसमें आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो मनुष्यों और पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उनके अंतर जगत के मनोभाव विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट में वीडियो के एंड में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है।